डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत पर। प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है। न्याय के सिद्धांत पर आधारित जिस राज्य की कल्पना प्लेटो करते हैं उसे राजनीतिक स्वार्थ और आर्थिक लोभ के दूषित प्रभाव से बचाने की इच्छा भी प्लेटो के मन में उत्पन्न होती है। इसलिए शिक्षा योजना के रूप में प्लेटो ने एक ऐसे सांचे का प्रस्तुतिकरण किया जिसमें संरक्षक वर्ग जो है वो नैतिक जीवन व्यतीत कर सके और उस उन्मुख किया जा सके। प्लेटो का विचार था कि राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित जो शिक्षा प्रणाली है उससे एक नैतिक और बुद्धिमान संरक्षक वर्ग तैयार किया जा सकता है जो कि राज्य और समाज के कल्याण के लिए 24 आवर उपलब्ध रहेगा। परंतु एक प्रॉब्लम ये आती है कि व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो जाए, कैसे भी संस्कार ले ले, परंतु यदि आगे चल के उसको एक दूषित वातावरण मिलता है तो उसकी सारी शिक्षा धरी की धरी रह जाती है। उस दूषित वातावरण से बचाने के लिए प्लेटो ने अपने संरक्षक वर्ग के लिए एक सिद्धांत दिया है जिसे हम साम्यवादी सिद्धांत कहते हैं। प्लेटो के साम्यवाद के दो प्रमुख तत्व हैं। पहला है कि प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद पर चर्चा करता है और दूसरा है प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद की चर्चा करता है। प्लेटो ये अच्छी तरीके से जानता था कि मानव मन की सबसे बड़ी दुर्बलताएं पैसा और परिवार होती है। आज भी हम देखें तो शासक, संरक्षक, राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी, जहाँ भी हमको कहीं गड़बड़ दिखाई देती है उस गड़बड़ का मुख्य आधार क्या है? लोभ, लालच और पैसा और परिवार इसका मुख्य कारण है। साथियों, यदि संरक्षक वर्ग को इस कंचन और कामनी से दूर रखा जाए तो वह एक साधु सन्यासी या एक दार्शनिक शासक की तरह जन कल्याण का कार्य करेगा। प्लेटो के आदर्श राज्य में या आदर्श राज्य की स्थापना में साम्यवाद जो है वह उसके एक देखा जाए तो एक राजा, एक शासक के जो सबसे बड़ी जो उसकी दुर्बलता है, उसका जो एक कमजोरी है, उसको दूर करने का एक उपाय है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो कहते हैं कि निजी संपत्ति का उन्मूलन साम्यवादी विचारधारा का एक अंग है। प्लेटो की धारणा है कि निजी संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी होने पर मजबूर करती है और राज्य की एकता एवं न्याय के लिए एक खतरा पैदा करती है। अतः प्लेटो क्या कहते हैं कि आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से दूर रखा जाए। वह धन या संपत्ति को अनैतिक बतलाते हुए कहते हैं कि एक ही व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति रहने पर वह पथभ्रष्ट हो जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो पूरे राज्य पर लागू नहीं होता। प्लेटो का जो साम्यवादी जो सिद्धांत है, जो व्यवस्था है, वो केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होती है। अर्थात ये माना जाए कि सैनिक और शासक जो हैं उनके ऊपर साम्यवादी व्यवस्था लागू हुई, ना कि उत्पादक वर्ग पर।
सैनिक और शासक कोई भी संपत्ति नहीं रखेंगे और संपत्ति पर पूरा अधिकार उत्पादक वर्ग को होगा। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत है कि उत्पादक वर्ग जो है, जिसको सत्ता से दूर रखा गया है, आर्थिक अधिकार उसको दे दिए। उत्पादक वर्ग जो है उसमें इच्छा क्षुधा की प्रधानता होती है, लालसा होती है, तो वह अधिकतम उत्पादन करेगा। इस तरीके से हम देखें तो प्लेटो शासक और सैनिकों को संपत्ति से दूर रखता है और उनकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों की पूर्ति उत्पादक वर्ग करेगा। अब उनकी जरूरतें क्या हैं? वस्तुएं उत्पादक वर्ग ला के देगा। उनकी आवश्यकताएं भी इतनी ही सीमित हैं कि ना उनका कोई घर होगा, ना उनका कोई अलग से कोई व्यवस्था होगी। वो सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेंगे और सार्वजनिक स्थान या धर्मशाला जैसे स्थानों पर वो रहेंगे। तो इस प्रकार प्लेटो ने शासक वर्ग को बिल्कुल ही संपत्ति से दूर कर दिया है। यही प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद कहलाता है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि सबसे पहली बात तो यह कि यह साम्यवाद सभी नागरिकों पर लागू नहीं होता। यह साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग पर ही लागू होता है। दूसरा, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। अब जैसे हम देखते हैं आधुनिक साम्यवाद जो है उसका उद्देश्य है आर्थिक विषमताओं को दूर करना, और प्लेटो के साम्यवाद का जो उद्देश्य है वह है राजनीतिक या शासन व्यवस्था में उत्पन्न हुए दोषों को दूर करना। प्लेटो का साम्यवाद त्याग का साम्यवाद है। यह शासक वर्ग को धन संपत्ति से दूर रखने एवं जन कल्याण की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं, फोस्टर कहते हैं कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग की सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन उसका त्याग करना है। अब हम संपत्ति विषयक साम्यवाद के पक्ष में कुछ एक दो बातें देखते हैं। जैसे भाई कि मनोवैज्ञानिक आधार पर ये सही है। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर कैसे सही है? प्लेटो कहते हैं कि जिस व्यक्ति में तृष्णा या उत्पादकता का अभाव है, अर्थात जो समाज का तीसरा वर्ग है उसके गुणों का जिसमें अभाव है, सैनिक और शासक में, उसको संपत्ति से दूर ही रहना चाहिए। प्लेटो दार्शनिक आधार पर इसकी आलोचना, दार्शनिक आधार पर इसका अपना पक्ष देते हैं कि कार्य विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है उस के आधार पर देखा जाए तो सैनिक का काम देश की रक्षा करना है और राजा का काम शासन व्यवस्था चलाना। तो इन दोनों ही कामों के लिए उसे उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है। नैतिक आधार पर देखा जाए तो ये कहते हैं भाई सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। व्यवहारिकता में देखें तो आज 2021 में भी प्रत्येक देश और उसकी जनता ये चाहती है कि उसका शासक ईमानदार हो, त्याग की भावना से युक्त हो, और कहीं ना कहीं वो प्लेटो के आदर्श जो राज्य है उसके दार्शनिक राजा की छवि अपने शासक में देखना चाहते हैं, जो कि कंचन कामनी से दूर हो, और दूर नहीं हो तो कम से कम भ्रष्ट तो नहीं हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वह भले ही काल्पनिक लगे पर वो व्यवहारिकता के बहुत करीब है। अब हम प्लेटो के साम्यवाद के दूसरे पक्ष पर आते हैं, वह है परिवार का साम्यवाद। प्लेटो कहते हैं
कि संरक्षक वर्ग और शासक वर्ग, संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक और शासक वर्ग परिवार नहीं रखेंगे, मतलब वो विवाह नहीं करेंगे। और वो जब विवाह नहीं करेंगे, जब उनका परिवार नहीं होगा, तो उनके अंदर मोह नहीं होगा। मोह नहीं होगा तो वो पूरे देश की जनता को अपना ही परिवार मान के चलेंगे। जब उनके पास परिवार नहीं होगा, मोह नहीं होगा, तो लालच नहीं होगा, वो करप्शन क्यों करेंगे, वो धन संपत्ति किसके लिए संचय करेंगे। तो इस प्रकार ये दोनों ही साम्यवाद एक दूसरे के पूरक हैं। संपत्ति विषयक साम्यवाद तभी सक्सेस होगा जब परिवार विषयक साम्यवाद की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके पक्ष में प्लेटो कहते हैं कि शासक और सैनिक वर्ग को परिवार से दूर रखा जाए, अन्यथा उसके अंदर मोह की भावना आ जाएगी और फिर वो अपने परिवार के कल्याण के लिए सोचेगा, ना कि देश के लिए। प्लेटो अपने साम्यवाद में या पूरी शासन व्यवस्था में स्त्री और पुरुषों को बराबर का अधिकार देते हैं। वो स्त्री को चार दीवारी से बाहर निकाल कर सत्ता की बागडोर उस स्त्री के हाथ में सौंपना चाहते हैं। अर्थात प्लेटो की दृष्टि में स्त्री और पुरुष में शासन, शिक्षा, किसी भी कार्य में कोई भेदभाव नहीं होता है, उनकी क्षमताएं बराबर होती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो का संपत्ति परिवार विषयक साम्यवाद जो है वो कैसे सक्सेस होगा। प्लेटो कहते हैं कि शासक वर्ग, संरक्षक वर्ग जो है उसमें महिलाएं और पुरुष अस्थायी विवाह करेंगे और अस्थायी विवाह से उत्पन्न जो संतानें हैं वो एक तरीके से अनाथालय या फिर राज्य के नियंत्रण में रहेंगी और अस्थायी विवाह करने के बाद कुछ समय बाद वे पुनः अलग होकर के और अपना शासन कार्य संचालित करने लग जाएंगे। इस प्रकार एक वो रोड मैप बनाते हैं जो कि परिवार का साम्यवाद उनका बनता है। अब इससे क्या होगा, प्लेटो कहते हैं कि परिवार विषयक जो साम्यवाद है इससे राज्य को बहुत फायदा होगा। नंबर 1, संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त किया जाएगा। जब उसका परिवार नहीं होगा तो मोह नहीं होगा। राज्य में एकता की स्थापना होगी। जब संरक्षक वर्ग के पास शासन नहीं होगा, जब संरक्षक वर्ग के पास परिवार नहीं होगा तो संरक्षक वर्ग पूरे राज्य के लोगों को अपने परिवार का ही सदस्य समझेगा। इससे राज्य में एकता की भावना होगी। प्लेटो कहते हैं कि महिलाएं कोई कमजोर कड़ी नहीं है समाज की, महिलाएं भी पुरुषों के समान शासन सत्ता का संचालन कर सकती हैं। इसलिए प्लेटो इस साम्यवादी व्यवस्था से महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाल करके शासन के योग्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा प्लेटो कहते हैं कि संरक्षक वर्ग जो है उस संरक्षक वर्ग में साहस और बुद्धि की प्रधानता होती है और इस प्रकार अस्थायी विवाह द्वारा एक श्रेष्ठ जनरेशन की प्राप्ति की जा सकती है। प्लेटो अपने साम्यवादी विषयक सिद्धांत से विवाह जैसी संस्था में सुधार का प्रयास करते हैं। प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद नहीं है। जो आधुनिक साम्यवाद से प्लेटो के साम्यवाद की हम जो तुलना करते हैं उनको प्लेटो का साम्यवाद बिल्कुल ही बेकार की चीज दिखाई देता है। परंतु मैं कह रहा हूं कि प्लेटो के साम्यवाद को आधुनिक साम्यवाद के परिप्रेक्ष्य में ना देख करके एक राजनीतिक व्यवस्था के सुधार के रूप में देखा जाए। इस राजनीतिक सिस्टम की सुधार की जो कोशिश प्लेटो ने की है वो उसके साम्यवाद की एक बहुत बड़ी देन है। प्लेटो का साम्यवाद की आलोचनाएं अनेक हो सकती हैं, परंतु जो आलोचनाएं इसमें मुझे दिखाई देती है वो आलोचना है नंबर 1, ये मनोवैज्ञानिक रूप से यह सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कोई मशीन नहीं होता। यदि व्यक्ति के पास परिवार नहीं होगा, चलो 2, 4, 6
व्यक्ति हो सकते हैं ऐसे, इतने हाई लेवल का उनका थॉट हो सकता है कि वो इस तरीके का त्याग करके शासन का संचालन कर दें, परंतु परिवार के अभाव में व्यक्ति नीरस भी हो सकता है, व्यक्ति निष्क्रिय भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एक मनोवैज्ञानिक रूप से ये सिद्धांत थोड़ा सा ठीक नहीं है। संपत्ति जो है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यदि व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होगी, सार्वजनिक जीवन जिएगा, तो फिर वो क्यों काम करेगा? उसे प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? चलो, उसे प्रेरणा अंतरात्मा से मिलेगी कि भाई उसे अपने राज्य का विकास करना, पर क्या सबके लिए मिलेगी? क्या सबके लिए अंतरात्मा से इस प्रकार की प्रेरणा मिलेंगी? नहीं। तो परिवार और संपत्ति जो है उस पर नियंत्रण लगाना कहीं हद तक ठीक है, जबकि प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को उससे बिल्कुल ही दूर कर दिया। चलो जो भी है, परंतु प्लेटो का लगभग 2500 साल पूर्व दिया गया यह सिद्धांत आज भी अपनी प्रासंगिकता रखता है, क्योंकि आज भी ये उम्मीद करते हैं कि करप्शन, भ्रष्टाचार का जो मुख्य कारण है वो है परिवार और संपत्ति। थैंक यू।